हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के एमसीक्यूज को और यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से हमने 100 प्रश्नों को हल किया था। यहाँ पर यह जो पूरी वीडियो की श्रृंखला है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पीसीएसजे और एचजेएस के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से इस पूरे श्रृंखला को तैयार किया जा रहा है। और ये जो सारी वीडियो हैं इसमें संबंधित जो केस लॉ है, संबंधित जो अनुच्छेद हैं और जो संबंधित कॉन्सेप्ट हैं संविधान के अंतर्गत, इन सबको विधिवत डिस्कस किया जाएगा। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि न केवल एमसीक्यूज के रूप में बल्कि आपको एक बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से पहले अगर आपने 2 पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और यहाँ पर जो पूरी प्रश्नों की श्रृंखला है यह क्रम से शुरू होगी, अर्थात शुरू से लेकर के जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वहां से लेकर के यह निरंतर क्रम से आगे बढ़ते हुए पूरे संविधान को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। तो इसके पहले के वीडियो को जरूर देखें और आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं कि यहाँ पर आगे के जो प्रश्न है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है इसमें कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, यह निर्णय किस मामले में दिया गया था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्णय दिया गया था एल चंद्र कुमार। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है यह कहाँ पर दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में। तो यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया तो नहीं गया है, लेकिन इसी में यह समाहित है, अर्थात यहीं से वह पैदा होता है, निकल करके आता है। इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह क्या करते हैं, चेक करते हैं कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह किसी विधि का या मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो यह जो चेक करने की उनकी पावर है इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया और इसे ही एल चंद्र कुमार के केस में बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया, जो है आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अर्थात इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने के कारण अब न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है इसको विधायिका के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अब आधारभूत ढांचा क्या है, इसको जो है बताया गया अलग अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लेकिन पहली बार जो इसका कॉन्सेप्ट है वह केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित किया गया कि जो आधारभूत ढांचा जो होगा उसमें जो है परिवर्तन या छेड़छाड़ कोई नहीं की जा सकती। लेकिन समय समय पर अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को बेसिक स्ट्रक्चर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का जो संशोधन है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सबसे पहले समझना होगा कि 368 के अंतर्गत होता क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संशोधन कैसे होगा और किन किन मामलों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी बातें उसके अंतर्गत उसकी जो शक्तियां हैं वह दी गई हैं 368 के अंतर्गत। अब जो 368 के तहत कोई संशोधन किया गया उसको हम विधि कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि आप अनुच्छेद 13 का जो दूसरा खंड देखेंगे उसके अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी विधायिका है, चाहे राज्य विधानमंडल है या केंद्रीय विधानमंडल है, इनके द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो कि मूल अधिकारों को छीनती है या उसको कम करती है। तो अगर कोई विधि बनाई गई और बना करके कोई मूल अधिकार छीन लिया गया तो क्या ऐसा जो विधि है वह मान्य होगा या नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि विधि किसे कहेंगे। तो यहाँ पर तीसरे खंड के अंतर्गत बता दिया गया कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा, इतनी बातें विधि के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या संविधान का जो संशोधन किया जा रहा है वह भी विधि होगा या नहीं होगा। तो आप इसमें जो है 2 केस को याद रखना होगा। 2 केस को इसलिए याद रखना है क्योंकि एक बार तो यह कहा गया कि यह जो संविधान संशोधन है वह विधि है गोलकनाथ के केस में, लेकिन इसे ही बाद में केशवानंद भारती के मामले में इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जो संविधान का संशोधन किया जाता है वह विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। अब इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना चाहिए कि इस मामले में यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो गोलकनाथ के केस में यह स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा जा रहा था कि इस मामले में जज कौन थे। तो यहाँ पर जो जज थे वह थे जस्टिस सुब्बा राव। तो जो बहुत चर्चित निर्णय होते हैं जैसे कि गोलकनाथ का केस हो गया, केशवानंद भारती का मामला हो गया या मिनर्वा मिल्स का केस हो गया, यहाँ पर जजों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो उनको आप कोशिश करेंगे कि जो 4-6 महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके एक जगह नोट करके उनके जजों के नाम जरूर लिख लेंगे।
तो इससे ये रहेगा कि एक स्थान पर रहेगा और 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तो काफी चीजें उसमें याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू होता है। तो समान कार्य अगर किया जा रहा है, स्त्री और पुरुष के द्वारा कई बार कार्य किए जाते हैं या स्त्री और पुरुष किया जा रहा है और उसी में कोई जो है कमजोर व्यक्ति है वह भी कार्य में लगा हुआ है और समान कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कम ज्यादा या असमान वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों को वह समान वेतन ही दिया जाएगा। है धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है और इसको बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये ऊपर के जो केस दिए गए हैं इन पे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैसे भोपाल गैस कांड से संबंधित केस कौन सा है, तो चरणलाल साहू का है। दीपक सिब्बल का मामला किससे है, तो सायंकालीन कक्षाओं से संबंधित है। डॉक्टर KR लक्ष्मण का केस घोड़दौड़ का जो खेल है यह कौशल का खेल है, जुआ नहीं है। धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर भी लागू होता है, तो इसको भी पूछा जा चुका है और आप ये सारे जो महत्वपूर्ण मामले हैं इसको याद रखेंगे और आगे कभी भी इससे आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित है। तो पृथक्करणिता का सिद्धांत यहाँ से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित जो केस है वह कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का केस जो है यह पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके बनाम राजस्थान राज्य का केस जो है इसमें एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई और जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं जो तीसरा वाला मामला है यह पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित है। अब पृथक्करणिता का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत समाहित है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि 2 प्रकार की विधियां हैं और इन दोनों प्रकार की विधियों को यहाँ पर अलग किया जाता है, या कोई संविधान से पहले से ही कोई विधि चली आ रही है और उसके बाद हमारा संविधान लागू होता है, फिर हम इसकी वैधता को चेक करते हैं और इसमें पाया जाता है कि इस विधि का कुछ हिस्सा जो है हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है जबकि कुछ है, तो हम उस विधि को हम पृथक कर लेते हैं जो कि हमारे संविधान के अनुरूप है और नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम निकाल देते हैं, जो सही है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसे ही पृथक्करणिता का सिद्धांत कहा जाता है, वैध और अवैध को अलग कर लेने को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा मामला यहाँ पर पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसको भी अगर देखेंगे तो पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित कुछ मामले हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे A.K. गोपालन का केस है, A.K. गोपालन का मामला हो गया, बंबई राज बनाम बालसारा का केस हो गया। इसी प्रकार से जो केहोतो होलोहान का केस है यह इसी के अंतर्गत आता है। यह सारे मामले जो है किससे संबंधित हैं, तो पृथक्करणिता के सिद्धांत से। लेकिन जो मिनर्वा मिल्स का केस है यह पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, और यह पृथक्करणिता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है यह संविधान का जो संशोधन है उससे संबंधित है। इसी के तहत इसी मामले में जो मिनर्वा मिल्स का केस है, इसी मामले में क्या हुआ कि अनुच्छेद 31G या 31C को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि यह जो अनुच्छेद है इसको जोड़ा गया था यहाँ पर 25वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत, और इसके तहत क्या किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। तो इस प्रकार से इसको जो है मिनर्वा मिल्स के केस में असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसी प्रकार से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 खंड जोड़े गए थे, खंड 3 और खंड 4। तो 3 और 4 को जोड़ करके यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से प्रावधान किए गए थे कि विधायिका को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, तो उनको भी इसी केस में असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो मिनर्वा मिल्स का जो केस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह मेंस के लिहाज से जितने भी केस हम बता रहे हैं या डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप इसको किताब से भी और नोट्स में भी पढ़ेंगे। तो वही बातें यहाँ पर हैं कि मिनर्वा मिल्स का जो मामला है यह संविधान संशोधन से संबंधित है और इस मामले में अनुच्छेद 31G को असंवैधानिक घोषित किया गया था। किहोतो होलोहान का केस देख रहे हैं, इस मामले में 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित किया गया था और शेष अधिनियम को विधिमान्य माना गया था। तो यह भी किससे संबंधित आपको दिखाई दे रहा है, यह पृथक्करणिता के सिद्धांत से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित करके बाकी पूरे अधिनियम को वैध मान लिया गया, तो पृथक किया गया एक तरीके से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वादों में से किस मामले में
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। तो मूल अधिकार जो है वह गारंटी दी है एक तरीके से राज्य के द्वारा। तो नागरिकों को गारंटी है कि आपको इन अधिकारों को दिया जा रहा है। तो जब मूल अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया गया तो क्या वह उस अपने अधिकार को त्याग सकता है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता। और इससे संबंधित बहराम खुर्शीद का केस है, विशेषर नाथ का मामला है, उलेगा तेलिस का मामला है, अर्थात ये सभी मामले हैं और इन मामलों में यह कहा गया कि मूल अधिकारों को स्वेच्छा से कोई व्यक्ति त्याग नहीं सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो वह कहता है कि हमको जीना नहीं है, हमको मरना है, तो वह मरने के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। इसीलिए देखेंगे कि जो आत्महत्या का प्रयास है उसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर कार्रवाई कानूनी को वैध बनाने के लिए समानता खंड लागू नहीं किया जा सकता? तो अगर कोई गैर कानूनी कार्यवाही है और आप उसको चाहते हैं कि विधि बना करके उसको वैधता प्रदान कर दें, तो ऐसी स्थिति में वहां पर समानता खंड लागू नहीं कर सकते। समानता का जो कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 14 का, उसको लागू नहीं कर सकते। अब यह निर्णय कौन सा था? तो एकता शक्ति फाउंडेशन बनाम एनसीटी अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जो है यह केस है और महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार यह किसको उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 14 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर समता के अधिकार की बात की गई है और समता का अधिकार दो तरीके का या दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है, हालांकि उसको आगे अभी प्रश्नों में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, तो किसी व्यक्ति को व्यक्ति शब्द के अंतर्गत केवल नागरिक नहीं यूज किया गया है, गैर नागरिक नहीं यूज किया गया है, केवल प्राकृतिक नहीं शब्द यूज किया गया है। तो व्यक्ति के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति भी आते हैं और विधिक व्यक्ति, अर्थात इन दोनों ही व्यक्ति जो है इन व्यक्तियों को अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार प्राप्त है और वह अनुच्छेद 14 के तहत दावा भी करते हैं व्यक्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के शासन का जो प्रावधान है यह मुख्यतः किस अनुच्छेद में जो है समाहित है? तो विधि का शासन यह जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समाहित है और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो शब्द है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, किसी से जो है किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह सिद्धांत समाहित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय जो है यह विधि के शासन का संरक्षक है। यह स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था या न्यायालय ने यह टिप्पणी किस केस में की थी? तो विजय कुमार मोहंती बनाम जादू का जो केस है, इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है और विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से यह जो है यह केस महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक देखेंगे अशोक रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का केस है और यहाँ पर जो है क्यूरेटिव पिटीशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको विकसित किया गया था, जिसको ही उपचारात्मक याचिका की बात जो है नाम दिया जाता है। तो यह केस भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में। तो विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के केस में निर्णय यह दिया गया कि विधि का शासन लोकतांत्रिक समाज की नींव है और न्यायपालिका जो है वह विधि के शासन का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधि के समान संरक्षण, तो विधियों के समान संरक्षण को यह कहां पर से लिया गया है? तो जैसा कि आपने देखा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात की जा रही है और दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण। तो इन दोनों ही बातों से किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही जो प्रावधान है ये कहां से लिए गए हैं? तो विधि के समक्ष समता इसको लिया गया है यूके अर्थात ब्रिटेन के संविधान से और जो विधियों का समान संरक्षण है इसको यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यहाँ पर अपनाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से इसको स्वीकार किया गया है। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों के समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इससे वंचित नहीं करेगा।
तो विधि के समक्ष समता जो शब्दावली है यह ब्रिटिश संविधान से और विधियों का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और इसलिए जो है यह आपस में सहवर्ती नहीं है बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। यह जो निर्णय है यह किस केस में दिया गया था? यह निर्णय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कई बार पूछा गया है। ईपी रोयप्पा का जो केस है इसी केस में इस निर्णय को प्रतिपादित किया गया था कि जो समता है और स्वेच्छाचारिता, तो समता से तात्पर्य क्या है कि व्यक्तियों के साथ जो समान परिस्थिति के व्यक्ति हैं उनके साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा। और स्वेच्छाचारिता का तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जो राज्य है किसी भी एक ही समान व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार कर सकता है। तो इसी केस में ईपी रोयप्पा के मामले में ही बनाम तमिलनाडु का केस है, यह 1974 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समता की पारंपरिक धारणा को युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है इसको मानने से इनकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया। और इसके अनुसार समता जो है, कहा कि यह समता जो है एक गतिशील अवधारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हो सकते हैं, इसको परंपरागत और सिद्धांत की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो निर्णय है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमाना किया जाता है वहां पर असमानता अवश्य होगी। अर्थात अगर कोई कार्य मनमाने पूर्व तरीके से किया जा रहा है तो वहां पर समता हो ही नहीं सकती, वहां पर असमानता होगी। और इसलिए अगर वहां पर असमानता होगी तो वहां पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी के बाद आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो निर्णय है इसको, इस सिद्धांत को पुष्ट किया और फिर उसको अपने शब्दों में फिर से दोहराया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ईपी रोयप्पा का जो निर्णय दिया गया उसी निर्णय को फिर जो मेनका गांधी का जो केस है उसी मामले में उसको पुष्ट कर दिया गया। तो ये दोनों ही केस किससे संबंधित हैं? तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्वेच्छाचारिता या मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक संतान हैं वह पंच या सरपंच का जो पद है वह धारण करने से निर्योग्य हो जाएगा, एक मान्य विधि है। तो एक विधि बनाई गई हरियाणा में और उस विधि के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 से अधिक संतान हैं तो वह जो पंच या सरपंच पद का चुनाव है उसको नहीं लड़ सकता। यह विधि बनाई गई और उस विधि को यहाँ पर चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य के केस में इस विधि को कहा कि यह विधि वैध है, अर्थात मान्य है और इसके तहत जो जनसंख्या नियंत्रण है उसका जो प्रयास है वो पॉजिटिव प्रयास है, इसलिए वह विधि जो है वैध है और अनुच्छेद 14 का वो कहीं से उल्लंघन नहीं करती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जो निर्णय है किस केस में दिया? तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य का निर्णय है, इसी मामले में यह निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की परिधि को विस्तृत किया। तो यहाँ पर यह जो केस है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई राज्यों में इसको पूछा गया है, पीसीएसजे में भी और एचजीएस में भी। तो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का केस और यह किससे संबंधित है? तो विधि सम्मत शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों से संबंधित है, इससे सभी से संबंधित है। और कई बार क्या होता है कि विकल्प में यह दोनों नहीं होते और ज्यादातर जो है जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपका तीसरा विकल्प ही रहता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से संबंधित जो निर्णय है वह इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस है और इसी केस में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको जो है किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मिनर्वा मिल्स की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 31 ग को असंवैधानिक घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इसके तहत जो है नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई थी और इसको जो है संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लंघन माना गया था। अगला प्रश्न है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह उदाहरित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होता है? तो संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर निर्धारित करते समय लागू नहीं होता। इसका नीलवती
बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य का जो मामला है, यह इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। इसमें हुआ ये कि एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस कौन है? राज्य ही पुलिस है और राज्य का ही एक तरीके से प्रतिनिधि है, राज्य का कर्मचारी है पुलिस। उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ प्रताड़ित किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है वह प्रतिकर के लिए दावा करता है। तो यहाँ पर राज्य कहता है कि हम संप्रभु हैं और हमने जो है यह कार्य किया है, इसलिए हम संप्रभु होने के कारण हम इसको प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होते, जबकि इसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य का केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति और जेल में कैदियों के मूल अधिकारों का राज्य के द्वारा या उसके सेवकों के द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है तो संप्रभु उन्मुक्ति का जो सिद्धांत है यहाँ पर लागू नहीं होगा और राज्य जो है पीड़ित को प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा। अगला प्रश्न है, विधियों के समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपने दो बातें देखी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी होना यह कोई सही उत्तर नहीं है। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए, तो सभी मानव प्राणी के लिए नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं व्यक्ति शब्द यूज किया गया है और व्यक्ति में मानव भी आते हैं और जो विधिक व्यक्ति हैं वो भी आते हैं। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रभाव या प्रयोग होना चाहिए, यही है विधियों का समान संरक्षण। तो एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के साथ समानता की बात की गई है, यहाँ पर सभी व्यक्तियों के साथ समानता की बात नहीं। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं से आरक्षण शब्द का जो है जन्म होता है, क्योंकि एक वर्ग है जो कि केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक वर्ग है जो और चीजों से संपन्न है और उसको एक नौकरी की जरूरत है। तो यहाँ पर आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ताकि यह जो है इस कमी को पूरी कर पाए और इतने अभाव में होने के कारण जो पढ़ाई नहीं किया या अच्छे तरीके से अच्छे संस्थान में नहीं पढ़ पाया, तो उसको जो है यहाँ पर एक प्राथमिकता दी जाती है कि इसको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और यहीं से आरक्षण का जन्म होता है। अब वह चाहे महिला आरक्षण की बात हो, SC ST OBC की बात हो, EWS की बात हो, वो किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है वह यहीं से निकल करके आता है, ताकि जो मुख्य धारा में पीछे रह गए व्यक्ति हैं और जो वर्तमान मुख्य धारा में हैं, इनके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत से अभिप्रेत है समान परिस्थितियों में समान बर्ताव होना चाहिए। असमान परिस्थितियों में समान नहीं, बल्कि समान जो परिस्थिति है उसमें समान बर्ताव होना चाहिए। इसका कारण यह है प्रकृति, प्राप्ति और परिस्थितियों से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसलिए है कि क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति में, प्राप्ति में और परिस्थितियों में समान नहीं होते हैं और इसलिए इनके साथ समान अगर एक साथ व्यवहार कर दिया गया तो वह फिर एक तरीके से असमानता हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति जिस वर्ग में है उनके साथ समान, SC SC का व्यक्ति है तो उसके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उसको एक वर्ग में रखा जाता है। OBC में व्यक्ति हैं उनको एक साथ उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो अगर एक व्यक्ति बहुत संपन्न है और एक व्यक्ति संपन्न नहीं है तो वहां पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाता है ताकि समान परिस्थितियों को, समान व्यक्तियों को अलग किया जा सके और जो संपन्न लोग हैं उनको अलग किया जा सके। तो इस तरीके से पहला विकल्प आपका सही होगा कि कथन और कारण अर्थात क और ख दोनों सही हैं और ख जो है क का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। तो एक कंपनी जो है, कंपनी क्या है? विधिक व्यक्ति है। तो विधिक व्यक्ति मूल अधिकार का दावा कर सकती है केवल अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि आप अनुच्छेद 15 की बात करें तो यहाँ पर जो है नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं केवल वही दावा कर सकते हैं और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 14 के तहत जो है एक कंपनी भी मूल अधिकार का दावा कर सकती है। तो चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक कंपनी जो कि विधिक व्यक्ति है को भी विधिक के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 14 के संबंध में सत्य और सही है?
पहला है कि यह वर्ग विधान को मना करता है, दूसरा है यह युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, यह भी सही है। तीसरा इसमें बेहतर सही होगा क्योंकि यह वर्ग विधान को मना करता है और युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति भी देता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि वर्गीकरण तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, युक्तियुक्त नहीं होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए, अयुक्तियुक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की बात की जाती है। यहाँ पर कुछ केस हैं, उसको देखना जरूरी है। डीएस नकारा बनाम भारत संघ का मामला है। इस मामले में जस्टिस देसाई थे, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 जो है वर्ग विधान का निषेध करता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य का केस है 2018 का, और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर में महिलाओं का जो प्रवेश है यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि वहां पर जो पुरुष और महिला के बीच में जो विभेद किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, वह युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं है, और इसलिए जो ऐसा नियम है वहां का उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। और इस निर्णय में अनुच्छेद 15, 25, 51 का खंड अंग इसके विरुद्ध इसको जो है प्रावधान को माना गया, क्योंकि वहां पर महिला का जो प्रवेश है उस मंदिर में उसको वर्जित किया गया था और उस वर्जन को ही यहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सही उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो किस आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यह जो है 5 आधार हैं, और इनमें से किसी भी आधार पर जो राज्य है वह अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 जो है इस बात को वर्जित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि केवल इस कारण से कि वह एक विशेष धर्म का है, वह किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता, किसी होटल में नहीं जा सकता, या पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता, या किसी वंश का है, जाति का है, लिंग का है, तो इस आधार पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण। तो आरक्षण की बात अगर आती है तो यहाँ पर 2 तरीके के आरक्षण की बात की जाती है। पहला तो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात है, और दूसरा जो है नौकरी में जो है आरक्षण की बात की जाती है। तो शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है खंड 4 में मिलता है। अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत मिलता है, और यह कब जोड़ा गया तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 1951 के अंतर्गत जो पहला संविधान संशोधन किया गया उसी के तहत इसको जोड़ा गया, और यहाँ पर कहा गया कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए और SC ST के लिए यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में रिजर्वेशन जो है वह दे सकता है। तो इसके लिए आप विस्तार से इसको जो पढ़ेंगे, इसके एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है मंडल आयोग के नाम से, संविधान के संदर्भ में, वहां पर जो विधिवत इसको डिस्कस किया गया है कि कौन से व्यक्तियों को हम ये समझेंगे कि वह पिछड़े हुए हैं, और पिछड़ेपन का जो निर्धारण है वह कैसे किया जाएगा। तो ये सारी बातों को आप समझने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया, और 1951 में इसको पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जोड़े हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक केस आता है चंपाकम दुराई का, और इसी निर्णय के बाद मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई, इसी केस का जो निर्णय आता है उस निर्णय के बाद यहाँ पर पहला संविधान संशोधन किया जाता है, और पहले संविधान संशोधन के बाद फिर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत चौथा खंड जोड़ा जाता है, और चौथे खंड के जोड़ करके यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हो या जाति व्यवस्था के अनुसार अर्थात SC ST वर्ग हो, उसको जो है यहाँ पर विशेष प्रावधान उसके लिए जोड़ा गया। तो यह मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई का केस है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने इस केस में जो निर्णय दिया था उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त किया गया, और समाप्त करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया, और इसी के तहत अनुच्छेद 15 खंड 4 एक नया अनुच्छेद का या नया भाग जोड़ा गया,
और उसमें यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए या ST/ST वर्ग के जो सदस्य हैं उनको विशेष जो है सुविधाएं दी जाएंगी, विशेष प्रावधान उनके लिए किया गया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का कालानुक्रम सर्वप्रथम वाद से प्रारंभ करके अद्यतन वाद तक इंगित कीजिए। अब इस तरीके से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसमें एग्जैक्ट आपको डेट पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पहला देखेंगे, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का केस है। तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का जो केस है यह 1980 का मामला है। उसके बाद इंदिरा साहनी का केस अगर आप देखें तो यह है 1992 का केस। उसके बाद आता है MR बालाजी का केस। तो बालाजी का जो मामला है यह 1962 का मामला है। फिर आता है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, यह 2001 का केस है। तो इसके अंतर्गत आप देखें तो सबसे बाद का जो मामला है वह एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का है, इसलिए यहाँ पर पहला और तीसरा और चौथा तो होगा नहीं। फिर आप देखते हैं इसके बाद जो है आता है 1992, अर्थात 4 के बाद फिर 2, तो 4 के बाद 2 इसके अंतर्गत है, यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ केस हैं उनके ईयर जरूर याद रखें कब वह निर्णय पारित किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित वादों का कालानुक्रम ये है, 1962 में है बालाजी का केस, 1980 में है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का मामला, 1992 में आता है इंदिरा साहनी का केस, 2001 में आता है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, 1973 में आता है केशवानंद भारती का मामला। तो इस तरीके से ये सारे मामले जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके जो सन है उसको याद रखें। अगला प्रश्न है, कई वादों में यह कहा गया है, जैसे देवदासन बनाम भारत संघ में, कि अनुच्छेद 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा और पढ़ा जाना चाहिए। तो अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 किस बात के बारे में प्रावधान करता है, इसको देखें कि लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता दी जाएगी, अर्थात सरकारी जो नौकरियां हैं जो सरकार के द्वारा भर्ती की जा रही है उसमें ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो सभी व्यक्ति हैं उनको समान अवसर मिले। तो 46 और 332, 46 के साथ और 335 के साथ, 32 नहीं, इसके साथ इसको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। 46 जो है SC/ST और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि की बात करता है। 335 में जो है सेवाओं और पदों के लिए SC/ST के दावे की प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 335 जो है यह महत्वपूर्ण है इसलिए, और अगर आप कई नौकरियों में देखें तो SC/ST का जो पद है या OBC के जो पद है या कोई भी रिजर्व वर्ग है उसके लिए एक मिनिमम मार्क तय किया जाता है कि जो जिससे क्या होगा, प्रशासन की दक्षता बनी रहे। मिनिमम मार्क से तात्पर्य है कि अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो कम से कम आपको 33 नंबर पाना अनिवार्य है, उससे कम अगर पाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यह इसलिए किया जाता है ताकि शासन की दक्षता है वह बनी रहे, ऐसा न रहे कि जो आने वाला व्यक्ति है उसको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 को, जो कि अन्य पिछड़े वर्ग को लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 27% रिजर्वेशन का उपबंध करता है, इसको विधिमान्य घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखें कि OBC को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था उस रिजर्वेशन के जो प्रोविजन है उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज जब किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो OBC के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान है यह वैध है, यह असंवैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, संवैधानिक है। यह जो है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ का केस है। अब एक बार जो है इसे कंफ्यूजन करने के लिए अशोक कुमार ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और भारत संघ यह 2 विकल्प में रख दिए गए थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ का केस है। इसी केस में इसको चैलेंज किया गया कि OBC को जो 27% सीटों का रिजर्वेशन दिया जा रहा है वह क्या है, असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना। तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 पारित करके अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। तो 15(5) क्योंकि 15(4) जो है वह कब जोड़ा गया, तो पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 15(5) जोड़ा गया, उसमें क्या किया गया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में रिजर्वेशन की बात की गई। फिर उसे ही 93वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 93वें संशोधन को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के केस में उसकी वैधता को चैलेंज किया गया।
जब वैधता को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध माना। अगला प्रश्न है, संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कौन सा नया खंड यहाँ पर जोड़ा गया है, यह ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन की बात की गई है वह रिजर्वेशन दिया गया, और वो रिजर्वेशन नियोजन में भी दिया गया है और जो शिक्षण संस्थान है उसमें भी दिया गया है। तो इसके तहत कौन कौन से नए खंड जोड़े गए हैं, इसको ध्यान रखें। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़ा गया, 16 का खंड 6 जोड़ा गया। इसी के साथ साथ अगर आप 15 की बात करें तो 15 में भी एक नया खंड जोड़ा गया 6। तो 15 में भी छठवां खंड और 16 में भी छठवां खंड यह जोड़ा गया, और जोड़ करके जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आरक्षण की बात की गई है। तो एक तरीके से आप देखें तो आरक्षण का जो दायरा है वह जो मिनिमम 50% था अब उसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तीसरे या थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो थर्ड जेंडर के रूप में किसे मान्यता दी गई थी, किस मामले में दी गई थी? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का केस है 2014 का मामला है। इसी मामले में जो विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं या कह सकते हैं जो किन्नर वर्ग है या थर्ड जेंडर है उसको यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? तो यह केस भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी कई बार पूछा गया कि सामाजिक नैतिकता भी वो समय समय पर बदलती रहती है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ का केस है और इसी मामले में, और यह भी एलजीबीटी से संबंधित मामला था। तो इस मामले में भी कहा गया कि सामाजिक नैतिकता जो है वह समय समय पर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया? तो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित जो केस है वह सेहात बनाम भारत संघ का केस है, और इसको जो है आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये सारे केस हैं और अक्सर ये घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण केस हैं उनको हम प्रश्न के रूप में आपके समक्ष जरूर रखें। केस इसमें देखें, सेहात बनाम भारत संघ कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य, यह क्या है? तो बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना, और यह अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उनके जीविकोपार्जन के अधिकार से उनको वंचित करना है। इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद उनको संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। फिर आता है पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ का केस। तो यहाँ पर निर्णय दिया गया कि अंडमान द्वीप समूह में 1942 के पूर्व और उसके बाद बसने वाले के लिए दिया गया जो 50% आरक्षण कोटा है वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 खंड 4 का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वह संवैधानिक है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं तो उनको जो है वहां पर चूंकि वह वहां के मूल रूप से नागरिक हैं इसलिए उनको 50% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद आता है निशी मधु बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1980 का केस है। इसमें कहा गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए क्षेत्रीय असमानता से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान किए बिना क्षेत्रीय असमानता के आधार पर किया गया वर्गीकरण अस्पष्ट है, स्वेच्छाचारितापूर्ण है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए वह क्या है? अवैध है। तो अगर आप क्षेत्रीय असमानता के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो सबसे पहले आप उस क्षेत्रीय असमानता से प्रभावित क्षेत्र की पहचान कीजिए, उसके बाद वहां के लोगों को आप रिजर्वेशन देंगे। अन्यथा किसी ऐसे ही आधार पर अगर आप जो है रिजर्वेशन देते हैं तो वह क्या है? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता? तो अनुच्छेद 15 जो है वह किसके बारे में जो है अनुमति नहीं देता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत पहला है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में विशेष प्रावधान करता है, ये बात सही है। धर्म विशेष का वर्ग, तो इसके बारे में कोई जो है धार्मिक वर्ग की अनुमति नहीं देता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यह विशेष प्रावधान की बात करता है, तो इस प्रकार से अनुमति नहीं देता है। तो दूसरे खंड के लिए
अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण, तो कहां पर? शिक्षण संस्थाओं में। तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 16 तो होगा नहीं, शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो यह 15 खंड 4 के अंतर्गत जैसा प्रावधान किया गया है। और 15 खंड 4 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन। और केस कौन सा है? तो यहाँ पर केस है चंपाकम दुराई-राजन का जो निर्णय है, इसी निर्णय के बाद। इतनी बातें जरूरी हैं। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में से उपलब्ध है। तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता की बात है, वह कब जो है उपलब्ध है? तो ऐसा अधिकार प्रारंभिक नियुक्ति पर, पदोन्नति पर, सेवा मुक्ति पर, अर्थात इन सभी लेवल पर जो है दी जाती है। तो इसी के तहत आप देखेंगे प्रारंभिक जो नियुक्ति होती है वहां रिजर्वेशन दिया जाता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, सेवा मुक्ति के संदर्भ में भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आप देखेंगे किससे संबंधित है, तो यहाँ पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में है। विधि के समक्ष समता यह दिया गया अनुच्छेद 14 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 16 से संबंधित कौन सा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 के तहत जो आरक्षण दिया जाता है, लोक नियोजन में आरक्षण की बात होती है। तो इसके तहत जो आरक्षण किया जा रहा है वह कैसे किया जाएगा? तो केवल शब्द लग गया, तो यहाँ पर संसदीय अधिनियम के द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन केवल संसदीय अधिनियम के द्वारा ही नहीं किया जा सकता है, केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि वह कार्यपालिका के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा आपका कथन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जो जाट समुदाय है वह क्या ओबीसी में या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? तो अनुच्छेद 16 खंड 4 के अधीन वह पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) यह अंतः स्थापित किया गया था। तो 16(4)(a) जो है वह कब अंतः स्थापित किया गया था? तो 16(4)(a) को 1995 में अंतः स्थापित किया गया है और 77वां संविधान संशोधन करके इसको स्थापित किया गया। तो इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान यह है कि SC/ST का जो वर्ग है उसकी अगर राज्य की राय में उसका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, राज्य उसको आरक्षण दे सकता है अगर राज्य को ऐसा लगता है कि राज्य की सेवाओं में इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। तो 16(4)(a) के अधीन पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसे 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। यह आयोग मंडल आयोग के बाद में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए दिया गया। तो मंडल कमीशन जो आता है, तो मंडल कमीशन यह रिकमेंड करता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसका जो प्रभाव है उस आयोग की सिफारिशों का प्रभाव को दूर करने के लिए फिर यहाँ पर 77वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद फिर यह आता है कि अगर राज्य चाहे तो SC/ST के वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ने का नियम, जिसे कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल जो है यह अधिकारातीत है, अर्थात यह अधिकारिता से बाहर है। या इस ऐसे भी पूछा जाता है कि कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है यह अल्ट्रा वायरस है, इससे संबंधित केस कौन सा है? देवदासन बनाम भारत संघ का मामला जो है यह कैरी फॉरवर्ड रूल से संबंधित है। और देवदासन का जो केस है यह कब का है? 1964 का केस है ये। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कैचअप नियम किसे कहते हैं या किससे संबंधित है? तो इसको देखेंगे अनुच्छेद 16(4)(a) और 16(4)(a) के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है इसे ही कैचअप रूल कहा जाता है। तो कैचअप रूल से तात्पर्य है कि अगर भर्ती तो हो गई लेकिन
जो उच्च पद है या कोई ऐसा पद है जहां पर राज्य समझता है कि यहाँ पर जो SC ST वर्ग का सदस्य है अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य है वह प्रमोशन में रिजर्वेशन दे करके उस व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचा सकती है। मान लीजिए सचिव स्तर का कोई पोस्ट है, विश्वविद्यालय में कुलपति या प्रोफेसर पद हैं, इस तरीके के जो पोस्ट हैं वहां पर जो है उनके साथ की जो भर्ती हुई है उनसे पहले प्रमोशन दे करके SC ST वर्ग के जो सदस्य हैं उनको वहां पहुंचाया जा सकता है। इसे ही कैचअप रूल कहा जाता है। तो कैचअप का जो नियम है उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान 1995 के मामले में स्थापित किया गया था और इसकी पुष्टि M नागराज के केस में 2006 में की गई थी। तो इससे संबंधित दो केस हैं कैचअप के नियम से। कौन सा? तो भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान और दूसरा जो है M नागराज का केस। अगला प्रश्न है नागराज बनाम भारत संघ का सही साइटेशन क्या है? तो यह केस जो है कब का है? तो 2006 का है, सुप्रीम कोर्ट का। AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में। तो कथन है CV मुथुम्मा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सेवा नियम के उस उपबंध को शून्य कर दिया जिसमें यह अपेक्षा थी कि महिला कर्मचारी को विवाह करने से पहले सरकार की लिखित जो अनुमति है वह लेना चाहिए। तो यहाँ पर यह बात सही है। CV मुथुम्मा बनाम भारत संघ के केस में कहा गया कि अगर कोई महिला विवाह करना चाहती है, और महिला कौन? सामान्य महिला नहीं बल्कि एक कर्मचारी है, और वह कर्मचारी महिला जो है वह विवाह करना चाहती है, तो विवाह करने से पहले वह सरकार की अनुमति लेगी। तो ऐसा जो नियम है उसको क्या किया गया? शून्य घोषित किया गया। यह बात सही है। दूसरा है ऐसा जो उपबंध है स्त्रियों के साथ भेदभावकारी है और इसलिए वह संविधान का अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो CV मुथम्मा का जो केस है इसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके के जो मामले हैं इसमें होता यह है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फिर आपसे चाहे वो क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में भी आपको जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी डाल करके इससे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप संविधान का विशेष रूप से जानकारी रखेंगे। तो CV मुथम्मा बनाम भारत संघ 1974 का केस है। इस मामले में एक सेवा नियम के अधीन विवाहित महिला कर्मचारी को उच्च पदों पर प्रमोशन न किए जाने का प्रावधान था कि अगर महिला जो है विवाहित हो गई है तो उसको हायर पोस्ट पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो याची है उनको जो है भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 के पद पर इसी आधार पर प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वह क्या थी? एक विवाहिता स्त्री थी। तो न्यायालय ने इस नियम को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और न्यायालय ने आगे यहाँ पर असंवैधानिक तो घोषित कर दिया लेकिन साथ साथ एक अपना दृष्टिकोण यह प्रकट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष कर्मचारी सभी पेशे और परिस्थितियों में समान होते हैं। यदि पेशे और परिस्थितियां असमान हैं तो व्यवहारतः उनमें महिलाओं को कार्य करने से रोका जा सकता है, लेकिन उक्त मामले को छोड़ करके जहां अंतर स्पष्ट है समानता का नियम ही सर्वमान्य नियम होना चाहिए। तो सभी परिस्थितियों में नहीं ऐसा किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि महिला का वहां पर जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए या अन्य बातों के लिए जो है सही नहीं रहेगा, तो इसलिए वहां पर उनको जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण, विवाह या संपरिवर्तन अर्थात धर्म परिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य के द्वारा अगर प्रवेश पा जाता है तो कौन सा? अनारक्षित व्यक्ति का कोई व्यक्ति है, अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति है और वह क्या है? आरक्षित वर्ग में, या चाहे वह दत्तक के द्वारा, विवाह के द्वारा, संपरिवर्तन के द्वारा या अन्य कार्य के द्वारा उनके यहाँ पर उनके परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा होने पर भी वह अनुच्छेद 15(4) या 16(4) के अधीन आरक्षण का लाभ नहीं पा सकता है। तो यह बात जो है बहुत ध्यान देने वाली है। इसीलिए अगर आप देखें तो कई बार जो इंटरकास्ट मैरिज होती है जिसमें जो महिला होती है वह किसी सामान्य वर्ग की या अनारक्षित वर्ग की होती है और जो पुरुष है वह आरक्षित वर्ग का है, तो ऐसी स्थिति में जो अनारक्षित वर्ग की महिला है भले उसने आरक्षित वर्ग में विवाह कर लिया है फिर भी वह आरक्षण का लाभ नहीं पाएगी। वालसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय का निर्णय है और इस निर्णय को इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रॉब्लम बेस आपसे पूछे जाएंगे, तो सीधा सीधा आपको इसी निर्णय का जो है वहां पर लिखना होगा।
अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? तो इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है, यह बात गलत है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण की सीमा को भी यहाँ पर 50% ही नियत किया था। हालांकि बाद में 103वां संविधान संशोधन करके इस सीमा को ब्रेक किया गया था। यहाँ पर इस निर्णय को देखना जरूरी है, क्योंकि इंदिरा साहनी का जो केस है यह बहुत महत्वपूर्ण केस है और इस केस के ऊपर एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, आप उसको जरूर देखें। इसमें जो है पिछड़ेपन के विनिश्चय में यह कहा गया कि जात पूरी तरीके से सुसंगत है और इसे आधार बनाया जा सकता है। जात एक सामाजिक वर्ग है और यदि सामाजिक रूप से पूरी जात पिछड़ी हुई है तो अनुच्छेद 16(4) के लिए उसको पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है और पूरी जाति को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म में भी जातियां होती हैं और उनको भी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर पिछड़े वर्ग में संपन्न वर्ग जो है अर्थात क्रीमी लेयर है उसको निकाल करके ही आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। यह बात भी इसी केस में कहा गया था। आगे कहा गया कि आरक्षण की मैक्सिमम जो सीमा होगी वह 50% होगी। हालांकि 103वें संविधान संशोधन के तहत इस 50% की जो सीमा है उसको ब्रेक किया गया, उसको समाप्त किया गया। आरक्षण जो है कार्यपालिका आदेश के द्वारा भी दिया जा सकता है और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस नियम को तोड़ने के लिए फिर 77वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। फिर इसी के तहत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 4A जोड़ा गया और जोड़ करके कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो कि जात के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, इसको प्रतिपादित किया गया था? तो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है यह किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो आप देख रहे हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस है। इसी केस में जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत पारित किया गया था और यह केस का सन भी आप ध्यान रखेंगे 1993 का केस है ये। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन के विनिश्चय में अर्थात पिछड़ापन का निर्धारण करते समय यहाँ पर जाति पूर्णतः असंगत है, यह बात गलत है। जाति सुसंगत है किंतु इसे अनदेखा किया जा सकता है, यह बात भी गलत है। सुसंगत है लेकिन इसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता, यह बात गलत है। जाति पूरी तरीके से सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है, अर्थात केवल जात के आधार पर जो है आरक्षण दिया जा सकता है अगर पूरी जात पिछड़ी हुई है तब। और अगर पूरी जात पिछड़ी नहीं है बल्कि उसका कुछ भाग पिछड़ा है और कुछ भाग संपन्न है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जा सकता है और फिर उसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी का जो केस है वह यही निर्णय उसमें दिया गया था। उसके बाद आप देखेंगे बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस है। इसमें निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का आधार मानने के लिए केवल जात सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, पेशा, शिक्षात्मक प्रगति आदि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इंदिरा साहनी का केस आया, उसमें कह दिया गया कि जाति जो है को पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है और उसी के आधार पर जो है आरक्षणवाद की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन बाद में आता है बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस, तो इन्होंने एक जो है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कही, सतर्कता का नियम एक तरीके से प्रतिपादित किया कि पिछड़े वर्ग का आधार मानने के लिए जो जाति है वह सुसंगत नहीं है, बल्कि जाति के साथ साथ यहाँ पर उसकी गरीबी, उसका पेशा, शिक्षात्मक प्रगति, इन सब बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है? मैक्सिमम जो सीमा होगी कितनी होगी? 50%। इंदिरा साहनी का केस है और 103वें संविधान संशोधन के तहत आप देख रहे हैं इस जो है नियम को या इस निर्णय को जो है समाप्त किया गया। उसके बाद फिर 10% रिजर्वेशन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया और अब वर्तमान में कुल 60% जो पद हैं वह रिजर्व होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा है? तो सामाजिक अन्याय से सुरक्षा इसमें क्या है? तो सभी का मूलभूत अधिकार है। यह बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक अन्याय से सुरक्षा सभी का मूल अधिकार है। यह आपको अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, 17 में, इन सब स्थानों पर यह देखने को मिलता है। तो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार खंड के अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद आते हैं और यहीं से आरक्षण, छुआछूत, समानता, ये सारी बात निकल करके आती है।
तो केवल अनुसूचित जाति के को है, ये बात गलत है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन सबको जो है यह अधिकार मिलता है। और इसके संदर्भ में एक निर्णय है, वह है CESC लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक अन्याय से सुरक्षा सभी का मूल अधिकार है। जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार से उत्पन्न होता है और कर्मकारों का स्वास्थ्य प्राण के अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। यह सभी जो मामले कथन है, यह CESC लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस का केस है, इसी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है या छुआछूत का जो है समाप्ति करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण जो है वह निषिद्ध करता है? यह है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह बताया गया, यह प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता जो है वह किसी भी रूप में सहन नहीं की जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे इसको लागू करने के लिए अलग अलग फिर कानून बनाए गए, ताकि इसके जो अनुच्छेद का जो पर्पज है उसको पूरा किया जा सके। और अनुच्छेद 35 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 35 यह प्रावधान करती है कि इस संविधान में किसी भी जो उपबंध हैं उसको प्रभावी करने के लिए इस संविधान के अंतर्गत अगर कोई प्रावधान किया गया है और उसको अपराध घोषित किया गया है तो उसको दंड विहित करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। तो इसीलिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत तो इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसद जो है वह कानून बनाती है। SC/ST जो एक्ट है वह इसी का परिणाम है। अगला प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है यह अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया है। इसी के अलावा SC/ST एक्ट भी इसी के अनुच्छेद 17 के ही प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट समाप्त हुआ और आपने कुल 150 प्रश्नों को हल किया है। आगे के जो प्रश्न हैं उसके अंतर्गत हम आगे के प्रावधानों को हल करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।